कल हम स्नेल्स लॉ पे थे, लास्ट जो रूल हमारा आया था, है ना? Yes. अब उसी से आगे बढ़ते हैं। Recording in progress. स्नेल्स लॉ को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें एक और तरीके पे जाना होगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ हम एक नई टर्म डिफाइन कर रहे होंगे जिसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसका सिंबल होता है एन भी होता है और म्यू भी होता है, दोनों यूज कर लिए जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो मेनली एन यूज करती हैं, बाकी बहुत सी बुक्स में म्यू भी यूज किया जाता है। तो दोनों के दोनों सिंबल्स यूज किए जाते हैं इनमें, एन एंड म्यू। क्या डेफिनेशन क्या है किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं कहूं कि ये कोई मीडियम है, कोई भी एक मीडियम। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। कुछ नहीं दिया होता है तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होते हैं। आप वैक्यूम को नियरली एयर भी बोल सकते हो। वैसे तो वैक्यूम और एयर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ ऑप्टिक्स में हमारे लिए कोई खास डिफरेंस होगा नहीं उनमें। मान लो कोई लाइट चलती है, लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, और वो सपोज बाहर मैं कहता हूं कि एयर है या वैक्यूम है, ये बीच में कोई मीडियम आ गया एंड ये फिर से एयर आ गई। तो वैक्यूम में लाइट मैक्सिमम स्पीड से चल रही होती है और बड़ा खुल के चलती है, मतलब ये उसकी लैम्डा है। लैम्डा जानते हैं ना, 9th में है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। हाँ, ये लैम्डा इन वैक्यूम, वैक्यूम में, या मैंने खाली लैम्डा ही बोल दिया बस, वैक्यूम में इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। वैक्यूम में इसकी स्पीड को, एयर में इसकी स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते रहे हैं? सी से। और सी की वैल्यू भी हमने पढ़ी है 299792458 मीटर पर सेकेंड, विच इज नियरली या स्लाइटली लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ये लाइट किसी मीडियम में एंटर करेगी, इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, और स्पीड कम हुई तो इसलिए वेवलेंथ पे भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि मान लो ये सोर्स है, सपोज ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है सोर्स। ईएम वेव, लाइट एक ईएम वेव है, जब भी कोई वेव जनरेट होती है उसका जनरेटर, उसका सोर्स कौन है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट जाती है। तो मान लो सोर्स की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो ये लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू ही रहेगी, चाहे वो किसी मीडियम में चली जाए, चाहे वो किसी भी मीडियम में चली जाए। लेकिन जब वो मीडियम चेंज करेगी, लाइट एक डेंसर मीडियम में आई, एयर के मुकाबले मीडियम कोई भी लिया आपने, तो उसकी स्पीड भी कम होगी, और स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। ये है लैम्डा इन द मीडियम, और यहां मैंने उसकी स्पीड को बोल दिया v। ये लैम्डा कम हो गई, यहाँ पे लैम्डा भी कम हो गया है, और ये यहां तक मान लो इतना मीडियम था। इसके बाद लेकिन जैसे ही लाइट वैक्यूम में निकली, फिर दोबारा से लाइट अपने उसी रूप में आ चुकी होगी, और ये अगेन उसका वही लैम्डा बन गया जो बाहर था, और उसकी स्पीड जो बाहर थी वो c होगी। अब इस डायग्राम में हम ये कहना चाहें कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है, हम ज्यादा सिंबल n यूज करेंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो n होगा क्या? बाय डेफिनेशन n का मतलब है वो फैक्टर कि कितनी कम स्पीड होगी इस मीडियम में आने पे, कितनी कम वेवलेंथ होगी इस मीडियम में आने पे। देखो, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम जब आप n डिफाइन करते हो मीडियम का, तो n का मतलब है किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो? पहली बात, किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम। तो ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और किस मीडियम का डिफाइन कर रहे हो इसका? तो नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन
हाँ, इस मीडियम में जिसका कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं। और क्योंकि मीडियम में स्पीड हमेशा कम होगी तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा ही मिलेगा। यानी कि आपका n हो गया c/v, और यू कैन से v आपका हो गया c/n, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो स्पीड आधी होगी, 3 है तो स्पीड 1/3 होगी, यानी कि कितनी स्पीड कम हुई वो ये है। अच्छा, दूसरी बात, तो यहां से मुझे ये पता लगी कि भाई स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम। हमें ये पता लगा कि जो लाइट की स्पीड है वो आपके मीडियम पे डिपेंड करेगी। दूसरी बात, जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इट डिपेंड्स किस पे, बताओ किस पे डिपेंड करेगी? ओनली ऑन द सोर्स। अच्छा, बात करूं लैम्बडा वेवलेंथ की, तो आपने पढ़ा है लैम्बडा बराबर v/न्यू, या इसमें कोई डाउट है? पढ़ रखा है तो, है ना? तो न्यू तो सेम है और v n टाइम्स कम हो गया, इसका मतलब लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v कह सकता हूं, क्योंकि न्यू कांस्टेंट है। यस सर, है ना? और लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का मतलब है लैम्बडा भी n टाइम्स कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि लैम्बडा इन मीडियम विल बिकम्स लैम्बडा इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। तो ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम किसी मीडियम का क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब आप ये नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप पहले ये पूरा कीजिए। किसी बच्चे को साथ साथ लिखने में परेशानी हो तो मैं हर बार स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, वो बाद में भी नोट कर सकता है, हालांकि मैं समय तो देता ही हूँ लिखने का। हो गया, नोट हो गया? नो सर, कोई नहीं, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए।
टेस्ट आ रहा है ना आपका मंडे को? यस सर। जी सर। यस सर। बाय लैम्डा इक्वल्स टू v पर फ्रीक्वेंसी। ये कहाँ से आया ये? यस सर। आ, 9th में सर चैप्टर कट गया। क्या कह रहे हो? तो 9th में सर चैप्टर 9th में था साउंड में, लेकिन मैं बता देता हूँ दोबारा से। क्या आपने ये पढ़ा है क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस सर। अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। Yes, एक मीडियम में वेव की स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसकी स्पीड होगी v। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में वेव जितनी डिस्टेंस चलती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं, पढ़ा है ये। एक Yes, कंप्लीट टाइम पीरियड में, यानी कि t टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस चली वो वेवलेंथ। यस। और हम ये भी जानते हैं न्यू होता है 1/t, यस सर। तो टाइम पीरियड 1/न्यू आपने इसमें पुट किया तो आप बताओ लैम्डा कितना आ गया? v5। तो भाई ये तरीका है, इस तरीके से यूं ये। अगर किसी और को भी इसमें कंफ्यूजन हो तो आप ये नोट कर सकते हो। वैसे तो फॉर्मूला आता है 9th क्लास में, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लिख सकते हो इस चीज को। सर इसके आगे का स्टेप कैसे होगा, एक बार बताना। किससे आगे का? जो ये लैम्डा मीडियम वाला लास्ट स्टेप। एक सेकंड, लास्ट स्टेप ये यस देखो, सर। न्यू कांस्टेंट है यहाँ और यहाँ। यस सर। न्यू तो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। कांस्टेंट और इक्वल टू के हटा के मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकता हूँ। यस सर। यानी कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब जो फर्क v में होगा वही लैम्डा में होगा। v कितने टाइम्स कम हुई है बाहर से? n टाइम्स। यस सर। तो लैम्डा भी कितने टाइम्स कम हो जाएगा? एंड टाइम। दूसरा तरीका, आप ये फॉर्मूला दो बार लगाओ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। यहाँ लगाओगे तो लैम्डा बनेगा c/न्यू, ठीक है। यस और सर। यहाँ लगाओगे तो फॉर्मूला बनेगा लैम्डा m बराबर v/न्यू। यस सर। आप खुद लिखो, यहाँ लैम्डा c/न्यू, यहाँ लैम्डा m v/न्यू। लो मैं एक बार लिख के ही क्लियर कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वैक्यूम में लैम्डा है c/न्यू, मीडियम में लैम्डा है v/न्यू। क्लियर ना? कोई डाउट तो ही नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आप 2 से 1 को डिवाइड कर दो। 2 डिवाइडेड बाई 1, बताओ क्या बनेगा? लैम्डा m बाई लैम्डा, न्यू से न्यू कट गया, v/c बचा, v/c। यस। और v/c 1/n है, यहां से देखो यस सर। v/c है 1/n। तो आपका जो लैम्डा m आया, लैम्डा m वो कितना आ गया? लैम्डा बाय लैम्डा बाई m। भाई जिस भी किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, जैसे मैंने उधर वो लिखा, इधर ये लिखा, आप नोट कर सकते हैं अगर हल्का फुल्का भी इसमें कंफ्यूजन रहता है तो। अगर ये हो गया हो नोट तो बता दीजिए ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं इसके बाद। ओके सर। यस सर। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ लिया। अब हम स्नेल्स लॉ को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो आपने कल स्नेल्स लॉ का जिक्र किया था, अब उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में हम लेके आएंगे कि भाई क्या बनेगा वो।
स्नेल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ, अच्छा उससे पहले क्या मैं एक चीज और भूल गया, हमने नंबर 1 लिखा था विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, Yes, sir. उसको तो पूरा करें ना, उसको तो पूरा करें, उसके बाद स्नेल्स लॉ पे आएंगे। उसी में नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। देखिए जैसे मान लो ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये तीसरा मीडियम है और बाहर एयर है। सपोज ये कोई वेव बाहर चल के आई, और बाहर इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, बाहर इसकी स्पीड है c, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 3। मीडियम नंबर 1 में इसकी वेवलेंथ कम होगी, ये लो 1 और 1 2, इतनी दूर में 2 वेव पूरी होगी। तो बताओ ये लैम्डा 1 छोटा है कि नहीं इससे, है ना, इससे बाहर वाले से। और इसकी स्पीड मैंने बोल दी v1 है, थोड़ी कम है। मीडियम नंबर 2 थोड़ा और भी डेंसर आ गया, 1 2 3, मैं कहता हूं 4 वेव पूरी होगी, और ये एक वेव की लेंथ लैम्डा 2, तो ये तो और भी छोटा हो गया ना, ये वाली वेवलेंथ। Yes, sir. यहां स्पीड मैंने मानी v2 है। मीडियम नंबर 3 फिर कैसा भी हो सकता है, किसी तरह का, ये थोड़ा सा इससे रेयरर है मान लो, और इसमें तो 1.5 ही वेव पूरी हुई है। समझ आ रहे, ये आपका लैम्डा 3 और यहाँ स्पीड है v3। अच्छा ये थिकनेस सारी बराबर है, सपोज ये भी t, ये भी t और ये भी t। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन सा है? सेकंड। यहाँ स्पीड में सबसे ज्यादा कमी आई होगी। उसके बाद किसका नंबर है? फर्स्ट। उसके बाद थर्ड, एंड सबसे लास्ट ये तो एयर है ही, और ये तो और भी ज्यादा, मतलब हम दिखा पाए नहीं दिखा पाए, ये तो एयर में थोड़ा और बड़ा आप दिखा लेना। समझ गए? ये मेरे पास तो बोर्ड खत्म हो गए, इनसे बड़ा दिखा लेना। समझ आ गया कि लैम्डा हो जाएगा लास्ट तक? Yes, sir. ठीक है, लास्ट तक आप लैम्डा कर देना। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो v2 सबसे कम है, हमें डायग्राम से नजर आ रहा है, देन v1, देन v3 एंड देन c। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, वो भी यही है, लैम्डा 2 सबसे कम, लैम्डा 1, लैम्डा 3 एंड देन लैम्डा वैक्यूम है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो सेम, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 या न्यू जो बाहर है वो सारे के सारे सेम। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। सबसे मोस्ट डेंसर कौन सा है इसमें? सबसे ज्यादा डेंस, मोस्ट डेंस कौन सा है? सेकंड, यानी कि N2 सबसे बड़ा। कारण भी है, V2 सबसे छोटा है और N का फॉर्मूला था C/V, तो V जितना छोटा होगा N उतना ही, भाई ये N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बना कि नहीं बना? समझ आ रहा है? यस सर। तो N2 सबसे बड़ा, देन N1, देन N3 एंड देन N एयर, बाहर का जो नियरली 1 है। N एयर जो नियरली 1 है, वैक्यूम होता तो एग्जैक्टली 1 होता, इस तरह का है, पर हम उसे वैक्यूम की तरह ही मानते हैं। तो पहले तो आप ये बताओ, ये कंपैरिजन समझ आए लाइट के? ठीक है, अब देखो
यहाँ पे कुछ चीजें हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात N12 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर N1 लिखा होता केवल तो विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम होता, N12 का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो बता दो वही इसकी वैल्यू। पहली बात किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। 2 में स्पीड है v2 और किसका लिख रहे हो 1 का, तो डिवाइड बाई v1। अभी बताओ ये लिखना आ गया आपको? Yes, sir. या फिर पूछा जाता N23 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 3, ये कितना होगा? V3 by V2. V3 अपॉन V2। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एक से बड़ा होगा, एक से छोटा भी हो सकता है। पता नहीं V1 बड़ा है कि V2 है। These things या मैं यहाँ लिखूं may be greater than 1 और लेस देन 1। कोई जरूरी नहीं है कि एक से बड़ा ही हो, जबकि वैसे विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक से बड़ा होता था। अच्छा, और इनमें अगर 2-4 रिलेशन आपको समझ आए तो पहला रिलेशन क्या मैं ये लिख सकता हूँ N12 इज 1 अपॉन N21। बताओ भाई N12 क्या है? N12 क्या है? V2 बाई V1। सिमिलरली N21 क्या बनेगा? V1 बाई V2। तो रेसिप्रोकल है ही। अच्छा, दूसरी बात, अगर मुझे N13 चाहिए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं N12 इंटू N23। ये बताओ, ये चेक करके बताओ। Yes, sir. देखो Yes, sir. N13 का मतलब है V3 बाई V1, इसका मतलब है V2 बाई V1 और इसका मतलब है V3 बाई V2 जो बाद में लिखा है। फिर वो V2 से V2 कट जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो V3 बाई V1 बचेगा और ये इधर ही है। तो आप ये बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में समझ आ गया है सभी को? क्लियर है ना ये? यस सर। ठीक है, तो भाई अब ये नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम स्नेल्स लॉ की तरफ चलेंगे। कीजिए, लिखिए। आज तैयार है ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के लिए? ठीक है। यस सर। कल क्या हुआ था, कल नेटवर्क शायद सही नहीं आ रहा था या पता नहीं फोन स्विच ऑफ हो रहा था, क्या दिक्कत थी? तो बैटरी लो गई थी। हाँ, बैटरी लो हो गई थी, उसमें 1-2%। लेकिन आज ऐसी कोई समस्या नहीं है, लाइट वाइट भी ठीक थी। तो आप थोड़ी देर कंटिन्यू करेंगे क्लास को।
समझ तो आ रहा है ना ये रिफ्रैक्शन? यस सर। रिफ्लेक्शन से अच्छा चैप्टर है। जैसे आपका मंडे को जो टेस्ट है, मंडे है ना, इसी मंडे है शायद टेस्ट। ओके सर। यस सर। ठीक है, हो गया। अभी मैं बढ़ता हूँ आगे। हर बार की तरह अगर हम एक्सपेक्ट करें 7 या 8 सवाल आपके 10th से होते थे। 7 होते थे, कितने? 7 होते हैं 10th के पार्ट से। 7 होते हैं। 7 होते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन के कम से कम 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो अभी हुआ ही कहाँ है, वो तो आगे पढ़ा है पूरा। रिफ्लेक्शन पूरा हो गया, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं वहाँ से। तो वो चीज़ें अपने अच्छे से रिवाइज करके जाना। मतलब ऑप्टिक्स का तो एक भी सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए। और आखिरी 2 दिन हम रिवीजन फ्लोटेशन का भी लेंगे। अच्छा भाई, कल मैंने वो क्वेश्चन भेजा था, मुझे सब तो याद रहा नहीं, फिर शाम को मैंने मैसेज देखा रात को, तब वो सोल्व करके भेजा। तो वो आ गया आपको समझ? आंध्र प्रदेश NTSC वाला। अरे जिसने पूछा था डाउट वो तो बताएं। यस सर। समझ आ गया ना? वो जो कल क्वेश्चन था वो आपके ग्रुप पे ही सेंड कर दिया था मैंने। यस सर। ठीक है, चलिए अगला काम है स्नेल्स लॉ in terms of refractive index या रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। इंडेक्स का प्लूरल होता है, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस। स्नेल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। एक बार मैं केस लेता हूं, ऊपर डेंसर मीडियम, नीचे रेयरर। एक बार मैं लेता हूं ऊपर रेयरर, नीचे डेंसर। केवल डायग्राम अलग बनेंगे, स्नेल्स लॉ सेम रहेगा। डेंसर मीडियम में लाइट आई, या आपने नॉर्मल डाला, किधर बेंड होगी ये? डेंसर से रेयरर में किधर बेंड होगी बताओ? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये टुवर्ड्स जो बोल रहे थे भाई, ध्यान दो। डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर रेयरर मीडियम में लाइट आती है, अब किधर बेंड होगी? रेयरर से और डेंसर जाना चाह रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सपोज आपने एंगल दिखा लिए, यहाँ पे एंगल I ये है, R ये है। तो इस वाले केस में तो I बड़ा है, नहीं I छोटा है और R बड़ा है। यहाँ देखें तो ये I है, ये R है। इस वाले केस में I इज ग्रेटर देन R। सपोज इधर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या कह रहे हो? कोई डाउट है क्या? देखिए, ये दोनों मीडियम के मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूं। डेंसर रेयरर छोड़ो, इंसिडेंस साइड का NI एंड रिफ्रैक्शन साइड का NR। यहां भी इंसिडेंस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NI एंड रिफ्रैक्शन साइड का NR। कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि साइन I अपॉन साइन R कांस्टेंट होता है, पढ़ा था ना ये? यस सर। अब सुनो, मान लो इस मीडियम में लाइट की स्पीड है v1 और वेवलेंथ है λ1, v1 λ1, और यहाँ होगी है v2 λ2, और यहाँ भी होगी है v2 λ2। और चलो इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी n1 n2 कर लेते हैं, क्यों NI NR किया, n1 n2। पहले तो आप ये बताओ, इधर बताओ v1 बड़ा है कि v2? इधर इस साइड ये एक अलग केस चल रहा है, ये एक अलग केस चल रहा है। इस साइड बताओ भाई, जो डेंस है उसका n बड़ा होगा, डेंसर में स्पीड कम होगी, डेंसर में वेवलेंथ भी कम होगी। क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो क्लियर है ना? है ना? इधर आओ। यस सर। डेंसर इस बार ये नीचे वाला है n2, तो n2 बड़ा होगा n1 से। डेंसर में स्पीड कम होगी, v2 इज लेस देन v1,
डेंसर में वेवलेंथ भी कम होगी तो λ2 इज ऑल्सो लेस देन λ1। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब वो जो sin i अपॉन sin r था, दरअसल वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट तो है लेकिन वो किस चीज के बराबर है? तो मैं दोनों साइड, एक कॉमन है, अब ये चीज तो कॉमन है दोनों साइड के लिए, स्नेल्स लॉ की इक्वेशन। बेस्ट तरीका जो याद रखने का है जैसे हम न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे वो क्या है, सुनिए। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, चीज की बात करो, चीज की बात करो। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1 इनटू साइन ऑफ इधर वाला एंगल i बराबर दूसरी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2 और इनटू साइन ऑफ r। n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। समझ आया? ये चीज यहां लगाओ, जी यहां लगाओ। अब इसमें अपने आप बन गया साइन i अपॉन साइन r, वो बन रहा है कितना? n2 बाई n1। रेशियो के चक्कर में मत पड़ो, उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये इस तरह याद हो जाएगा, इस तरह इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ इधर का एंगल बराबर दूसरी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ उधर वाला एंगल। और देखिए अब n2 को मैं c बाई v2 लिख सकता हूं और n1 को c बाई v1, सो इट विल बिकम v1 बाई v2। और देखिए लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था v के, सो इट इज आल्सो इक्वल टू λ1 बाई λ2। तो यार ये जो रेशियो जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये कांस्टेंट होता है, उसकी क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं वो ये देखिए। ये आपका दोनों के लिए कॉमन स्नेल्स लॉ है। सर ये λ1 बाई λ2 कैसे आया? ये पूछ रहे हो कैसे आया? देखो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले ही। क्या न्यू सेम है कि नहीं दोनों मीडियम में? न्यू सेम है। और लैम्डा का फॉर्मूला होता है v बाई न्यू। न्यू एक कांस्टेंट हो गया तो v बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, v डबल होगा तो लैम्डा डबल होगा, तो यानी कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v आ रहा है उस फॉर्मूले से। यस सर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि λ1 बाई λ2 इज इक्वल टू v1 बाई v2। तो अभी बताओ ये स्नेल्स लॉ, और ये बात कॉमन है जो नीचे लिखी है, दोनों केसेस के लिए कॉमन है। क्या आपको स्नेल्स लॉ समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप ये नोट कीजिए पहले। हो गया? नो सर, यस सर।
आपको मैंने कल वो विबग्योर के एंड्स दिखाए थे कि आपने घर पे करके देखा वो? यस सर। Yes. सर। तो क्या आपको दोनों एंड्स विजिबल हो गए थे अलग अलग मटेरियल से? Yes. यस सर। कई बार क्या होता है, आप एक तरह के पेपर उठा लेते हैं, हमें थोड़ी पता होता है उसमें भी वॉयलेट आ रहा है, उसमें वॉयलेट, उसमें वॉयलेट, या उसमें भी रेड, तो ये दिक्कत हो जाती है। बाकी सबको जिसने ट्राई किया दोनों एंड्स दिख गए ना कैसे हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है। सर एक पेपर में येलो आ रहा था। वो पता है येलो नहीं, देखो विबग्योर वो येलो किस साइड है? वो रेड एंड की तरफ है। मतलब हो क्या रहा था कि वो येलोइश नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितने पेपर आपको लगाने हैं कितने नहीं। उसमें क्या हुआ है कि येलो लाइट पास होगी है, कुछ और जो पार्ट है ज्यादा वॉयलेट साइड का एब्जॉर्ब हुआ होगा, रेडिश साइड का पास हुआ होगा। वो दिखने में कई बार वो येलोइश दिख जाता है। जैसे शाम को हम स्काई की बात करते हैं, हम कहते हैं स्काई रेड दिखता है, लेकिन कई बार वो येलो सा नजर नहीं आता रहता है। Yes. वो रेडिश अपीयरेंस ही येलो अपीयरेंस दिख जाती है कई बार। चले भाई, अलग अलग चीजों के अलग अलग कलर आते क्या कह रहे हो? सर। अलग अलग चीजों के अलग अलग कलर। अलग अलग चीजों में अलग अलग कलर आने का ये रीजन होता है। कई बार कुछ चीजें, पेपर छोड़ो, कुछ और चीजें वो 2-3 तरह के मटेरियल से मिलके बनी होती है। किसी पार्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ है, किसी की कुछ है, तो जिससे भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो नहीं मैच हुई वो कलर आगे निकल जाएगा। ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, मैं ये मिटा दूं, ये हो गया तो? यस सर। Yes. यस सर। तो जो हमारा अगला काम है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये चीजें डायग्राम में नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज करके ही हम कुछ और चीजें सीख रहे होंगे। नेक्स्ट है डेविएशन इन रिफ्रैक्शन। अब बताओ रिफ्लेक्शन में डेविएशन का क्या फॉर्मूला आया था? आई प्लस 180 डिग्री माइनस 2i. 2i। यहां देखते हैं, यहां पहले मैं ये वाला केस देखूं, ये लाइट यूज आ रही थी और ये उधर बेंड होगी, तो इसका डेविएशन ये है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। और इसमें देखूं तो ये लाइट यूं आ रही थी और ये इतना बेंड हुआ। ज्योमेट्री का यूज करना और कुछ नहीं, केवल ज्योमेट्री। ये एंगल आई है तो क्या ये भी आई होगा कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट? Yes. यानी कि आपका आई प्लस डेल्टा बना आर, है ना? दिख गया ये? तो यहां से जो डेविएशन आ रहा है, इस साइड डेविएशन आ रहा है आर माइनस आई। अब मैं उधर चलता हूं, उस साइड देखते हैं अभी। ये लाइन और ये लाइन, तो क्या ये पूरा और ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है? यानी कि r प्लस डेल्टा आपका i के बराबर है क्या, बताओ? Yes, sir. है ना? सर। तो यहाँ पे डेविएशन कितना निकल के आ गया? i माइनस r। यानी कि रिफ्रैक्शन में अगर डेविएशन लिखना हो तो i बड़ा है तो i में से r घटा दो, इधर i बड़ा था, और r बड़ा है तो r में से i घटा दो। तो ये फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, समझ आ गया? यस सर। तो कॉमन रिजल्ट ये है, मोड ऑफ आर। हाँ, मोड कर दीजिए i माइनस आर का मोड। अच्छा, मोड को ऐसे भी लिखा जाता है, ये मैथमेटिक्स में एक सिंबल होता है, एक तो आप सिमिलर की तरह यूज करते हो वो नहीं, 3 सिमिलर वाला सिंबल, 4 ये सिमिलर थोड़ी होता है। ये किस चीज का सिंबल होता है? ये मोड का सिंबल होता है, ये मोड का सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हो 30 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये वाला माइनस हो तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? -10 की 10? 10। ये मोड का सिंबल होता है, दिस इज 10 डिग्री। तो भाई आप तो एक बार बना लीजिए दोबारा से डायग्राम। ये है आपका डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, डेविएशन जिसको हम सिंबल हर बार की तरह दे रहे हैं, डेल्टा।
हो गया? नो Yes, sir. Yes, sir. कोई नहीं, मैं हेडिंग मिटा रहा हूँ, अब तब तक नोट कीजिए। एक सवाल मैं ऊपर लिखता हूँ, तब तक जिनका नहीं नोट हुआ नोट भी करते रहे। Is it necessary that a light ray will always bend while changing its medium? चेंजिंग इट्स मीडियम मतलब या तो रेयरर से डेंसर जा रही हो या डेंसर से रेयरर जा रही हो। तो क्या लाइट रे हमेशा बैंड होगी ही होगी, ये सवाल। No, sir. नो। तो कोई केस बताओ कब नहीं होगी। Normally, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये मिटा दूं मैं, ये नीचे वाला हो गया हो तो? कोई लिख रहा है क्या? अभी भी लिख रहा हो तो बताओ, नहीं तो मैं मिटाता हूँ। मिटा दो। ठीक है, किसी का रह जाए तो यार मैं बार बार आपको फोटो भेज रहा हूँ आपके ग्रुप पे, साथ साथ रह जाए तो वहां से देख के लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में वीडियो से देख के लिख सकते हैं। जैसे भी देखो आंसर, तो क्या ये नेसेसरी है? आंसर तो है नो, कोई नेसेसरी नहीं है। इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, बिल्कुल ही अगर आप नॉर्मल इंसिडेंस ले लेते हैं तो लाइट रे डज नॉट बेंड। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट लेके चलते हैं तो लाइट रे बेंड नहीं होगी, चाहे आप डेंसर टू रेयरर जाएं और चाहे आप रेयरर टू डेंसर जाएं। अगर आप नॉर्मल इंसिडेंस लेते हैं तो आई कितना है बताओ? आई कितना है बताओ? 90. 90 नहीं। अब देखो ये गलती तो यही हो रही है, 0. नॉर्मल के साथ एंगल देखना होता है, तो आई 90 कैसे हो गया भाई? ये आपकी नॉर्मल लाइन है, तो अगर आप देखते हैं तो आई कितना? 0 डिग्री। यहां भी आई आपका 0 डिग्री। अच्छा आई 0 तो साइन आई कितना? साइन 0 कितना होता है? 0। साइन आई इधर भी 0। और फिर आप स्नेल्स लॉ लगाते हो, तो भाई स्नेल्स लॉ साइन आर भी कितना आ जाएगा? अरे n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर, तो साइन आई ही 0 हो गया, तो स्नेल्स लॉ से साइन आर भी कितना हो जाएगा? 0। और साइन आर 0 होने का मतलब है कि r ही 0 डिग्री हो गया। यहां भी आपका जो r है वो 0 डिग्री हो गया, मतलब नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल आपका 0 डिग्री। ये रे भी यूं निकली, ये रे भी यूं निकली। अब डेविएशन होता है i माइनस आर का मोड, लेकिन दोनों ही 0 0 हैं, तो ये भी 0 डिग्री हो गया। ऐसे यहां भी डेविएशन i माइनस आर यानी कि 0 डिग्री। तो बड़ा क्लियर है ना कि ये जरूरी नहीं है कि रिफ्रैक्शन हुआ है तो बेंडिंग होगी ही होगी। नॉर्मल इंसिडेंस में बेंडिंग नहीं होती है। आप ये लिख लीजिए आंसर, फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं।
कर लिया सर। ठीक है, हाँ सर। कर लो तो, और कर लो 2 मिनट, इसे आराम से नोट कीजिए। हो गया? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं उसके बाद। एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो आप, जिसमें स्नेल्स लॉ का भी यूज होगा, डेविएशन का भी यूज होगा। आपको एक स्फेरिकल मीडियम दे दिया, पता नहीं कौन सा मीडियम है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ये इसका सेंटर है। इस जगह कोई लाइट रे डाली गई है और यूं दिखा रखा है, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो मुझे ये एंगल दिखाया गया है 60 डिग्री। फाइंड आउट द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, find out the total angle of deviation suffered by the emergent ray। अच्छा, कुछ नहीं दिया होता है तो बाहर हम मीडियम अपना वैक्यूम ही मान के चलते हैं, कोई बाहर का जिक्र नहीं है, तो मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। करोगे ट्राई इसे? यस सर। कीजिए आप 2-4 मिनट कुछ ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। कितने रिफ्रैक्शन होंगे ये बताओ, लेकिन कितने रिफ्रैक्शन होंगे एमरजेंट, मतलब बाहर निकलने तक? 2 रिफ्रैक्शन होंगे। पहला होगा एयर टू द मीडियम एंड दूसरा होगा मीडियम टू द एयर। एयर टू द मीडियम में लाइट रे बैंड होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर टू डेंसर, और मीडियम टू एयर में बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कीजिए आप स्टार्ट। सर जरूरी थोड़ी है कि जो मीडियम होगा डेंसिटी हो जाएगा। क्या क्या क्या, एक मिनट दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर जरूरी है क्या कि जो मीडियम होगा डेंसर हो गई है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ये बताओ, कितना होता है? 1। और इसका कितना दिया है? 1.7। तो क्या ये एयर से डेंसर है कि नहीं? यस। और एयर से डेंसर तो हर दूसरा मीडियम कोई भी लोगे वो होगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम इनका तो हम 1 मानते हैं।
क्या पहला डेविएशन आ गया क्या हमारा, पहला रिफ्रैक्शन हो गया हो तो? चलिए हम करें क्या स्टार्ट? यस सर। देखिए सबसे पहले आप पहला रिफ्रैक्शन लीजिए, क्या ये नॉर्मल है कि नहीं? सेंटर से ज्वाइन कर रखी है जो लाइन, यस सर। यही नॉर्मल है। सर ये रे पहली बार बेंड होगी, एयर से अंदर जा रही है तो किधर बेंड होगी? डेंसर मीडियम में गई है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ही। ये आपका है फर्स्ट रिफ्रैक्शन। पहले मैं इसकी बात करूं, ये मान लो पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, स्नेल्स लॉ फर्स्ट पे लगाया हमने, फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे आपने स्नेल्स लॉ लगाया, तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू बाहर वाला नॉर्मल के साथ एंगल साइन 60 डिग्री बराबर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 और इंटू साइन ऑफ R1। बताओ यहां से R1 कितना आ रहा है? 30 डिग्री। लो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 बराबर √3 इंटू साइन R1। यहां से साइन R1 हाफ आ गया तो आपका R1 आया 30 डिग्री। चलो भाई एक एंगल तो पता लगा मुझे 30 डिग्री। अच्छा R1 30 डिग्री आ गया तो पहला डेविएशन भी आ गया, ये रे यूं जाना चाह रही थी तो ये पहला डेविएशन डेल्टा 1 कितना आया? बड़े में से छोटा घटा दो तो बड़ा है I माइनस R1 यानी कि 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 30 डिग्री और डायरेक्शन इसकी है क्लॉकवाइज। ये आपका पहला डेविएशन आ गया 30 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ आया ना फर्स्ट तो? अब ये जो बीच में लाइन चल के गई है ना मीडियम में, ये रिफ्रैक्शन नहीं, इसे नाम देते हैं ट्रांसलेशन, इसे हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। बस केवल ट्रांसलेट कर रही है रे। अब दोबारा से रिफ्रैक्ट होगी। अब यहां नॉर्मल बनाओ, ये बनेगा नॉर्मल सेंटर से ज्वाइन करते हुए। हाँ भाई ठीक है, नॉर्मल आया समझ? यस नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? I2। बताओ, क्योंकि उसके बिना तो बात ही नहीं बननी। I2 कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों, क्या कारण? 30 डिग्री। क्या कारण? रेडियस इक्वल है तो ये दोनों को रेडियस ही तो है, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी तो ये दोनों एंगल भी इक्वल तो हो गए। I2 भी 30 डिग्री। इस बार वो रे निकलेगी डेंसर टू रेयरर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये लाइट रे जब बाहर आनी तो यूं थी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर कहीं चल पड़ी, इधर कहीं ये चल पड़ी। समझ आ रहा है ना ये जो मैं डायग्राम आगे बढ़ा रहा हूं? अब देखो नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो आपका होगा R2, सेकंड रिफ्रैक्शन एंगल R2। तो अब आप सेकंड स्टेज पे स्नेल्स लॉ लगाएं। सेकंड स्टेज पे स्नेल्स लॉ क्या बना? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इंटू साइन I2 मतलब 30 डिग्री बराबर बाहर का 1 इंटू साइन R2। तो ये आपने देखा, तो ये साइन 30 डिग्री √3/2 हो गया, 1/2 यहाँ पुट करने से साइन R2। तो R2 भी कितना आ गया? मैंने वैल्यूज ऐसी दी हैं जिनमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए वैल्यूज में। तो ये R2 आपका 60 डिग्री हो गया। R2 60, ये 30,
तो यहाँ जो डेविएशन हुआ है, ये रे यूं जा रही थी, यूं, ये रे यूं जाना चाह रही थी और ये इधर मुड़ गई, यानी कि ये है आपका सेकंड डेविएशन डेल्टा 2। समझ आ रहा है क्या डायग्राम में? यस सर। तो अगर मैं डेल्टा 2 की बात करूं तो बड़े में से छोटा घटाना है। इस बार R2 बड़ा है तो R2 माइनस I2, लेकिन वैल्यूज तो वही है 60 माइनस 30, परंतु मेन बात सेंस वही है, इसकी भी क्लॉकवाइज, इसकी भी क्लॉकवाइज, वो भी क्लॉकवाइज, वो भी क्लॉकवाइज। तो बताओ टोटल डेविएशन कितना होगा? 60। क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज हैं इसलिए जुड़ेंगे। अगर उल्टे होते एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज तो बड़े में छोटा घटाते। तो ये आपका आ गया 60 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, इस चीज को हम डायग्राम में कैसे दिखाएं कि ये 60 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे है? ये बाहर निकली हुई रे है, आप इसको पीछे उठा के लाओ। ये इंसिडेंट रे दिख रही है आपको आगे तक, और ये एमरजेंट रे जो बाहर निकली है। तो ये जो आपका एंगल है इसे मैं क्या कह सकता हूं? डेल्टा टोटल डेविएशन। डायग्राम में समझ आया क्या? यस सर। और देखो एक और चीज, यस सर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, होता है ये? यस सर। ये तो 30 दिख ही रहा है, ये क्या ये एंगल और ये डेल्टा 2 वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं? एक लाइन यूं गई, एक लाइन यूं गई, यस। यानी कि ये भी डेल्टा 2 होगा, ये डेल्टा 1 होगा। तो इसलिए भी ये डायग्राम से भी हमें समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने स्नेल्स लॉ भी यूज किया, डेविएशन भी यूज किया। लिख लीजिए आप इसे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, 1 घंटे में ये देख रहा हूँ अभी कौन कौन बच्चे हैं क्लास में। हो गया भाई, सभी का नोट हो गया? नो सर। नो सर। यस सर। पाँच मिनट में एक बच्चा कम होता है, 5 मिनट में एक बच्चा कम हो रहा है। यूँ कर करके पार्टिसिपेंट्स 28, मतलब 25 के करीब स्टूडेंट हो गए, 25-26 शायद। तो मैं फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूँ, हम रोज़ इस तरह से क्लास को नहीं बढ़ाते, लेकिन आज आप टिके रहें क्लास में। अभी जो बच्चे हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ, ठीक है? लास्ट क्लास है ना आपकी ये आज की? यस सर। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? इसके बाद तो फ्री हो, आप आराम से पढ़िए। समझ तो आ रहा है ना? ये बताओ रिफ्रैक्शन में। यस सर। यस सर। ठीक है, मिटा दूँ अब? हो गया तो? यस सर। फिर मैं कहता हूँ किसी का कुछ लिखना मिस हो जाए तो आप अपने ग्रुप पे चेक कर लेना क्लास ऑफ होने के बाद। अगला सवाल, हमें ये इंटरफेसेस दिए हैं, पैरेलल इंटरफेसेस। These are the 4 पैरेलल इंटरफेसेस। इंटरफेस मतलब मीडियम चेंज हो रहे हैं। बाहर से आप एयर मान लो, जैसे ये एयर है, ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2,
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 और लेकिन बाहर फिर दोबारा से एयर है, और यहां पे कोई आपने लाइट डाली, यहां नॉर्मल के साथ किसी आई एंगल पे, इंसिडेंट रे। तो सवाल हमारा ये है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन एमर्जेंट रे जो बाहर निकलेगी एंड इंसिडेंट रे। सारे पैरेलल इंटरफेसेस हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और मीडियम एंड्स में सेम है। एयर ही होना जरूरी नहीं है, मैं यहाँ N5 भी लिख सकता था, N4 भी, कुछ भी, मतलब बाहर मीडियम सेम है। चलिए मैं करवा दूं यार ये। यस सर। सर पैरेलल होंगी तो हाँ आंसर है, पहले मैं आंसर ही लिख देता हूँ। 180 0 0 0 0 बिल्कुल पैरेलल होंगे, बिल्कुल पैरेलल, डायरेक्शन भी सेम होंगी। 0 डिग्री, कोई डेविएशन नहीं होगा, शिफ्टिंग बेसिक हो जाए, डेविएशन नहीं होगा। और ये याद रखो, इफ आउटर मीडिया, दोनों साइड आउटर मीडिया सेम है एंड इंटरफेसेस आर पैरेलल, और ये जो बीच के इंटरफेस हैं ये पैरेलल हैं, देन ऐसे केस में जो एमर्जेंट रे होती है, पैरेलल टू इंसिडेंट रे। हाँ पैरेलल होती है इंसिडेंट, ये थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ में, ये पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। सर मैंने कल ही पढ़ा। क्या कह रहे हो? कल? सर मैंने कल ही पढ़ा था कि पैरेलल। अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसे। ये रे जैसे ही एंटर करेगी एयर से, तो किसी मीडियम में आएगी तो टुवर्ड्स तो नॉर्मली आनी है, समझ गए हो ना? ये पहला नॉर्मल है। ये रे इधर बेंड हुई, मान लिया मैंने पहला एंगल R1 है, पहला एंगल मेरा R1 है, तो बताओ स्नेल्स लॉ की इक्वेशन क्या लिखे हम? यहाँ 1 ऊपर 1 है इंटू साइन आई इज इक्वल टू N1 इंटू साइन R1। एक बार बताओ क्या पहली इक्वेशन समझ आई? यस सर। अब देखो इंटरफेस पैरेलल होने का फायदा ये है कि यहाँ जो नॉर्मल बनेगा ना, यहाँ जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल होंगे, क्योंकि इंटरफेस पैरेलल है। और पैरेलल होंगे तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल भी कितना हो गया आपका? R1। ये एंगल भी R1 हो गया। लेट N2 हल्का है, नहीं तो और इधर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि N2 रेयर मीडियम है, तो ये रे किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने अपनी तरफ से वैसे ही एज्यूम कर लिया, और ये नया एंगल R2 मान लिया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी N1 इंटू साइन R1 स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R2, इक्वेशन नंबर 2 है ना। हमने ये माना है कि N2 इज स्मॉलर देन N1, ये मान लिया बस, और कुछ नहीं। इसके बाद अगले पे चलो, फिर से आपने यहाँ नॉर्मल डाला, तो ये पैरेलल नॉर्मल्स हैं, तो ये एंगल भी आपका R2। मान लो N3 जो है, N3 वो बड़ा है, सपोज N3 बड़ा है N2 से, तो N3 बड़ा है तो ये किधर बेंड होगी? ये वाली रे टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये नया एंगल आपका R3, आपने फिर स्नेल्स लॉ लगाया, N2 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू N3 इंटू साइन R3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3।
इसके बाद आप लास्ट में जब आओगे, यहां फिर से आपने एक नॉर्मल डाला, फिर से आपने एक नॉर्मल डाला, और ये R3 तो पैरेलल लाइंस है तो ये भी R3, और अब ये एयर में निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलेगी, और ये लाइन ऐसे गया, और ये एंगल मैंने E बोल दिया। E स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इमरजेंस, E मैंने बोल दिया एंगल ऑफ इमरजेंस, ये आपका E है। यहां क्या इक्वेशन बनेगी, यहां लास्ट N3 इंटू साइन R3 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E, इक्वेशन नंबर 4। आपको 4 इक्वेशंस दिख रही हैं? यस सर। इसकी जगह मैं उठा के ये रख सकता हूं यहाँ N2 साइन R2, फिर इसकी जगह उठा के ये भी रखा जा सकता है, सो दिस इज N1 साइन R, N3 साइन R3। इसकी जगह उठा के ये भी रखा जा सकता है, तो 1 साइन R 1 साइन E, मतलब 1 2 3 4 आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 to 4 ये हमें बता रही है कि हम लिख सकते हैं 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। बताओ समझ आया? यस सर। और दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब I और E दोनों बराबर हों, और I और E दोनों बराबर आ गए। नॉर्मल लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, नॉर्मल लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये मैंने एक नॉर्मल लाइन बनाई, इसके साथ ये एंगल I है इंसिडेंट रे का, और इतने ही एंगल पे अगर E गया है, इतने ही एंगल पे अगर E गया है, तो भाई क्या ये रे कुछ भी शिफ्ट हो सकती है, लेकिन क्या पैरेलल है कि नहीं एक दूसरे के? सर पैरेलल है। पैरेलल है, तो इसलिए जो आपका डेविएशन है ये 0 डिग्री। तो ये रिजल्ट अच्छे से याद रखें कि अगर पैरेलल इंटरफेसेस हो और लास्ट के दोनों मीडियम सेम हो, पैरेलल इंटरफेसेस हो और लास्ट के दोनों मीडियम सेम हो, तो इंसिडेंट और एमर्जेंट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल। ठीक है, आप नोट कीजिए, उसके बाद हम अभी थोड़ा और पढ़ेंगे, आप ये नोट कीजिए। हो जाए नोट तो बता देना। हो गया सर। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब की बार तो वही 28 के 28 पार्टिसिपेंट रुके हुए हैं, चलो ये भी ठीक है। नहीं मैं कह रहा था कि 5 मिनट में एक कम, अब की बार तो कोई वो दिक्कत आई नहीं। हो गया सर। हो गया। यस। नीचे एक लाइन आ रही। कोई नहीं आप लिखो, मैं आराम से मिटा रहा हूँ। और कोई मैंने बोला ऐसे कुछ रह जाए तो बाद में ग्रुप पे देख के लिख लिया करो, ऐसा भी नहीं उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, तो हर बार भेजे जा रहे हैं आपको फोटो।
हाँ भाई, ये भी अब मिटाऊं कि छोड़ूं इस आखिरी लाइन को? मिटा दो सर। हो गया। देखो, अब एक एक्टिविटी है जो एक अच्छा सा जो क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे, हम मेरे पास ना वो रेक्टेंगुलर स्लैब है, ना ऐसे पिन लगा के मैं अभी यहाँ दिखाऊंगा। लेकिन स्कूल में आपका जो सीनियर बैच था, आपसे जस्ट 1 साल सीनियर, उनको भी एक्टिविटी मैंने लैब में करवाई थी, तो हम लोग भी करेंगे। और शायद हो सकता है आपने 8th क्लास में कर भी रखी हो। 8th में कर भी चुके हैं, तो भी हम रिपीट करेंगे। सर आपने एक्टिविटी बताई नहीं, इसने पहले ही कर ली। अरे मैंने नाम लिया था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, इसलिए इनको हो सकता है याद आ गया हो। सिर्फ पैरेलल जाती है। लेकिन 8th में आप ना मेजरमेंट नहीं करते हो, आप केवल बस यूं देख रहे होते हो कि हाँ भाई वो पैरेलल होगी है। आपने ये नहीं देखा होता वो शिफ्ट क्या फॉर्मूले से निकलते हैं, है ना। तो अभी देखते हैं हम वो चीज क्या करते हैं इस एक्टिविटी में। सुनिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में शायद मेंशन भी कर रखी हो, लेकिन अभी सुनो आप मेरी बात। एक A4 साइज पेपर शीट लेंगे। जब मैं आपको एक्टिविटी करवाऊंगा तो हर एक बच्चा या तो अपने घर से ले आएगा, स्कूल से दे देंगे। A4 साइज पेपर शीट, उसको एक बोर्ड पे लगाएंगे, 4 ड्राइंग पिन यहाँ कॉर्नर पे लगा के, है ना। पता है ना आपको कैसे क्या है ये, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अभी स्लैब है नहीं ऐसी कोई, जैसे मान लो ये ऐसी सी स्लैब, समझ गए, इस तरह की शेप की, और ग्लास की हो पूरी, क्लियर है ना। एक ग्लास स्लैब यहां रखेंगे यहाँ, और पेंसिल से आप उसकी बाउंड्री बना लेंगे। ग्लास स्लैब यहां जहां भी आपने रखी, पेंसिल से आप उसकी बाउंड्री बना लेंगे। बताओ एक मिनट, ये काम समझ आ गया? यस सर। दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ, आज का हम ये लगा लो आखिरी एक्टिविटी कर रहे हैं। कल हम रिफ्रैक्शन की लास्ट क्लास लेंगे, तो हो सकता है कल भी थोड़ा एक्सटेंड हो जाए काम, तो तैयार रहना इन 1-2 दिनों के लिए। ताकि हम इसलिए एक्सटेंड करें ताकि 2 दिन हम फ्लोटेशन का रिवीजन भी ले सकें। और ये आज का एक्सटेंशन तो इसलिए भी था, बीच में एक दिन हमारी क्लास भी नहीं हो पाई थी, तो वो भी एक कारण था। देखो, अब आउटर बाउंड्री ऑफ ग्लास स्लैब आपने बना ली, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जैसे ग्लास स्लैब आपने रख दी यहाँ, ये तो स्क्वायर टाइप दिख रही है, हम रेक्टेंगुलर टाइप लेंगे। रेक्टेंगल टाइप बना देता हूं, देखिए इस तरह की होती है ना ग्लास स्लैब्स, ये उसकी बाउंड्री बना दी आपने। उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने 2 पिन ली। अब ये ध्यान से सुनो जो होने वाला है। ऑल पिन देखिए, ऑल पिन जो होती हैं, वो पिन लंबी सी, पतली सी लंबी सी पिन, पिन हम इस पेपर पे यूं लगा देते हैं। और यहां पिन लगाने के बाद दूसरी साइड से स्लैब में से पिन्स को ऑब्जर्व करते हैं, 2 पिन और लगाएंगे, और इस तरह लगाते हैं कि आपको चारों पिन एक ही लाइन में नजर आए। 2 जो हैं वो तो स्लैब से देख रहे होंगे, और 2 हम बाहर लगाएंगे, और इस तरह लगाते हैं कि आपको लगभग चारों पिन एक ही लाइन में नजर आ जाए। अब ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप अगर बाहर से देखोगे तो वो साइडों में दिखेंगी। देखो, क्या ये लाइन कहीं और जा रही है और ये कहीं और जा रही है? लेकिन इस स्लैब में से देखोगे तो आपको चारों एक लाइन में दिखेंगी। तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है एक्सपेरिमेंट करना। फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद ये सब होने के बाद स्लैब हटाएंगे, उसकी बाउंड्री बना रखी थी, पिन हटाएंगे, उनको सर्कल करेंगे, ये 2 पिन हटाएंगे, इनको सर्कल करेंगे, पेन की मदद से इसको ज्वाइन करेंगे, पेन की मदद से हम यूं, ये जो 2 पिन जहां भी आएंगी, यहाँ कहीं सपोज ये यूं आई, पेन की मदद से हम इनको ज्वाइन करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को बीच में ज्वाइन कर देंगे यूं, ये बीच वाली रहे। ये आपकी एक्टिविटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेजरमेंट क्या करना है वो सुनिए। सपोज इसकी थिकनेस है T, क्या ग्लास स्लैब की थिकनेस तो आराम से स्केल से मेजर हो जाएगी वहां पेपर पे, है ना। दोनों साइड मीडियम एयर है,
बीच में ग्लास है, क्या ये दोनों इंटरफेस पैरेलल है कि नहीं? और मीडियम भी सेम है, तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे क्या मिलेंगी बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। पहला रिजल्ट, एमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, यानी कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात की जाए तो वो 0 होगा, 0 डिग्री। लेकिन अगर शिफ्टिंग की बात की जाए, शिफ्ट एस, ये क्या शिफ्ट, मतलब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं तो भाई ये है शिफ्ट। समझ आ गया शिफ्ट क्या है? ठीक है, कितना इधर होगी, ये शिफ्ट है। शिफ्ट कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट बढ़ाना होगा। सबसे पहली बात, यहां मैंने एक नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल है इसके इंटरफेस के। हाँ भाई बताओ, ये नॉर्मल है कि नहीं? नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इसका एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ इसका एंगल, एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ये जगह नहीं है इतने लिखने की, मैं छोटा ही लिख रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं R1। और ये आपका पहला एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा 1, जो होगा I माइनस R1। क्या डायग्राम में कुछ वैल्यूज दिखी क्या? ठीक है, अब आप स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस लगाओ। स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, बताओ जी क्या इक्वेशन बनेगी? 1 sin I 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मैं n मान रहा हूं, n इंटू साइन R1। आपको सवालों में या वहां पे जब आप ये बनाएंगे I पता होगा, n पता होगा, क्या आप इस इक्वेशन से R1 निकाल लेंगे? अगर न्यूमेरिकल है तो इस इक्वेशन से निकालो, और अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो तो R1 भी मेजर कर सकते हो कि नहीं? yes sir उसके बाद आपने डेविएशन निकाला डेल्टा 1, डेल्टा 1 होगा I माइनस R1। एक्टिविटी के दौरान तो हम वैसे ही मेजर कर लेंगे, समझ आया? I माइनस R1। उसके बाद अब देखो आप, मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। BD आपकी शिफ्ट है। ट्राइंगल ABC में पहले AB निकाल के लाओ। आपको AC पता है, AC कितना है? T। और ये एंगल R1, तो क्या मैं कोस R1 का यूज कर लूं? कोस R1 इज इक्वल टू AC अपॉन AB। तो आप बताओ कि आपके पास AB आ गया, yes T अपॉन कोस R1, है ना भाई? एक चीज तो आई। उसके बाद अब आप चलो राइट एंगल ट्राइंगल ADB। मैं AB ला चुका हूं, अब मुझे शिफ्ट चाहिए और डेल्टा 1 मुझे पता है पहले ही, डेल्टा 1 मुझे पता है यहाँ पे, तो मैं साइन का यूज करूं। साइन डेल्टा 1 कितना होगा? साइन डेल्टा 1 बताओ। ये एंगल 90 है, तो परपेंडिकुलर S अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। तो यहां से आपका S कितना आ गया? AB इंटू साइन डेल्टा 1। मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 शिफ्ट कितना आ रहा है? देखो AB इंटू साइन डेल्टा 1, AB की जगह में लिख सकता हूं T थिकनेस ऑफ द स्लैब अपॉन कोस R1। T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, T अपॉन कोस R1 और इंटू साइन डेल्टा 1। और डेल्टा 1 आप जानते ही हैं पहले से, डेल्टा 1 चाहे तो इसे डेल्टा 1 ही पढ़ा रहने दो, या आप इसको इतना भी आगे ले जा सकते हो। S इज इक्वल टू T अपॉन कोस R1 इंटू साइन ऑफ I माइनस R1। अभी बताओ क्या शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करना है, समझ आया?
लेटरल शिफ्टिंग कितनी हुई है। यस सर। हम जब लैब में एक्टिविटी करेंगे तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके शिफ्ट निकालेंगे और यहाँ से भी मेजर करेंगे और आप देखेंगे कि दोनों लगभग सेम ही आती हैं, ये दोनों के दोनों। चलिए आप ये भी नोट कर लीजिए अब। होगा सर। हाँ, मैंने बताया था ये आज के हम आखिरी काम कर रहे हैं, बस 2 मिनट रुको आप, मैं करवाओ और कुछ नहीं रहा हूँ, बस आप ये नोट कीजिए। ओके सर। ठीक है, अब जो हम करेंगे ना, सबसे पहले प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन एंड टीआईआर। आप एक बार सिलेबस में से बता देंगे मुझे कि क्या क्या टॉपिक और हैं इसमें रिफ्रैक्शन में जो इस टेस्ट के लिए हैं। फटाफट बताओ अगर आपके पास है अभी तो। एक्चुअली मैं डिलीट कर देता हूँ फ़ोन से, कई बार इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रहती, जो कई चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। Sir, laws of reflection, refractive index, reflection through a glass slab, application and reflection, total international reflection of light. ये एप्लीकेशन तो ये सारी चली रही हैं, मतलब आपका लास्ट क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Yes. तो हमें वो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन में इस तरह की चीज़ें देखनी होंगी। प्लेन सरफेस से देखेंगे, कल बाल्टी में पानी भरा होता है तो बाल्टी थोड़ी छोटी दिखती है कई बार। Yes. अखबार के ऊपर आप ग्लास स्लैब रख देते हो तो वो लेटर्स उठे हुए दिखते हैं बीच में से देखते हो तो। Yes. तो ये कुछ इस तरह की एप्लीकेशन दैट विल बी रिफ्रैक्शन। तो कल जो 2 टॉपिक होंगे हमारे, कल रिफ्रैक्शन पूरा हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, प्लेन इंटरफेस एंड टीआईआर। चलिए भाई ठीक है, कल भी थोड़ा सा टाइम हम एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन फिर कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर परसों और उससे अगले दिन हम फ्लोटेशन रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।